सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत, फिर एक एक करके खबरों पे चर्चा करेंगे। स्वागत है जी पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। शुरुआत आज यूक्रेन रूस जंग से करते हैं। यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है रूस के ऊपर। कम से कम 13 रूसी लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। हाँ, बिल्कुल। आज जो खबर आई, सबसे पहले जियो पॉलिटिक्स की, तो सबसे पहले यही खबर थी कि रूस के ऊपर जो हमला हुआ उसमें 13 लोगों की डेथ होने की खबर है। देखिए, हर रोज हम खबर कर रहे थे अमेरिका, ईरान और इजराइल जंग की, लेकिन इस सारे के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा था वो भूल जा रहे थे। तो इसमें अब यही है कि ड्रोन हमले जारी हैं और यूक्रेन के रूस के तारास्तान क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। रूसी अधिकारियों ने बताया है कि मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 39 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ये रूस पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। हम देख रहे हैं कि जो ये युद्ध है ये साल 2022 से ही चल रहा है और 4 साल हो गए हैं। दो बड़े फ्रंट इस समय दुनिया भर में आप कह सकते हैं कि बहुत अलग स्थिति में है, बहुत जिसको कहें कि उनका कोई निपटारा नहीं नजर आ रहा है उसमें। जाहिर सी बात है, ईरान अमेरिका तो बहुत रिसेंट है इसी साल, लेकिन जो ये 4 साल से ये युद्ध चल रहा है इसने काफी परेशानी इस पूरे यूरेशिया इलाके में की हुई है। यूक्रेन, आपको पता हो, नेटो की जब बैठक हुई थी तो यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए बात की थी और डिमांड की थी कि उनको ड्रोन मिले। तो खैर, अलग अलग रूस की जांच समिति ने कहा है कि वहां ऐसे नागरिक मौजूद थे जो किसी भी सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे। तो खैर, इसकी हालांकि स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं की जा रही और वहाँ कई बड़ी तेल रिफाइनरियां और एक पेट्रोकेमिकल कंपनी भी थी। तो खैर, आपको ध्यान हो कि यूक्रेन में भी कुछ दिन पहले रूस ने बड़ा हमला किया था। जी, इससे आगे बढ़े तो बात कोलंबिया की करते हैं, जहां पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। इससे पहले हमने वेनेजुएला में बरसा कहर देखा है। वहां पर तो अभी तक भी चीजें सामान्य नहीं हो पा रही, लेकिन इधर जब इतनी ज्यादा तीव्रता से यहाँ पर भूकंप आया है तो इधर भी कई इमारतें गिरने की खबरें हैं। मकान खाली करवाए जा रहे हैं, सैकड़ों लोग घायल होने की खबर है। देखिए गुरप्रीत, ये अभी ब्रेकिंग खबर है, डेवलपिंग खबर है और इसमें अभी जो खबर आ रही है कि साउथ अमेरिकी जो मुल्क है कोलंबिया, उसमें 7.4 रिएक्टर स्केल के हिसाब से भूकंप आया है और इसमें इसके झटके पड़ोसी देश इक्वाडोर पर भी महसूस किए गए हैं। स्थानीय समय के मुताबिक करीब 7 बजे के आसपास जब लोग घरों से बाहर निकल आए थे और कई इमारतें भी खाली हुई, तो ये समय सुबह 7 बजे का है। और इसमें जो यूएसजीएस है, जो अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण है, भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटो से करीब 400 किलोमीटर दूर पश्चिम में पालमार इलाके में माना जा रहा है। भूकंप के करीब 1 घंटे के भीतर कई शहरों से इमारतें गिरने की खबरें आने लगी। काली, परेरा, मनीलाजेस और इसके अलावा भी कई शहर हैं जहां पर बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। तो खैर, अभी कितना कितना नुकसान हुआ है जानी माली, वो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। हम आज दिन भर विजुअल देखते रहे जिसमें ऐसे 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 तस्वीरें थी कि जिसमें लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था, इमारतें ढह गई थी। तो खैर, भूकंप वैसे कई तरह से आता है। इसे जो ये वाला भूकंप बताया है, ये रिवर्स फॉल्ट के वजह से माना जा रहा है। हालांकि अभी वो कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कारण क्या रहे हैं, पर खैर, उम्मीद है कि कम नुकसान हो। अभी बचाव कार्य जारी है। जी, आगे बढ़े तो भारत की अभी बात करते हैं। आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ताओं ने संघ और बजरंग बजरंग दल को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। देखिए, आरएसएस के जो बात करें कि
पूर्व कार्यकर्ता हैं और पूर्व प्रचारक आप कहिए, यशवंत सहदेव शिंदे, उन्होंने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और विहिप के महासचिव मिलिंद पांडे समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2000 के दशक में देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए बम धमाकों में उनकी कथित भूमिका की जांच की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और इस उन्होंने कहा है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। अपने पत्र में शिंदे ने तकरीबन 2000 के बाद के जो बम विस्फोट हैं जिसमें हिंदुत्ववादी दक्षिण पंथ से जुड़ा हुआ लोगों की कथित भूमिका के आरोप लगे हैं, उनके बारे में जिक्र किया है। शिंदे साल 1990 से पूर्णकालिक आरएसएस कार्यकर्ता थे। उनका कहना है कि संगठन से उनका संबंध तब खत्म हुआ जब कथित तौर पर उन्हें बम बनाने और प्रशिक्षण देने वाली टीम में शामिल होने के लिए कहा गया। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष दिए गए एक हल्फनामे में शिंदे ने दावा किया था कि उन्होंने ऐसी बैठकों में हिस्सा लिया था जिनमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों, उनके वर्तमान विहिप महासचिव मिलिंद पांडे भी शामिल थे। उन्होंने देश भर में सिलसिलेवार बम विस्फोटों की कथित योजना बनाई थी। अपने हल्फनामे में शिंदे ने दावा किया था कि 2003 में पांडे के मार्गदर्शन में करीब 20 अन्य लोगों के साथ उन्हें बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था। एक हल्फनामे में अप्रैल 2006 के नांदेड़ बम विस्फोट का भी जिक्र है, जिसमें उनके कथित आरएसएस कार्यकर्ता लक्ष्मण राज कोंडावर के घर हुए विस्फोट में उनके बेटे नरेश और एक अन्य व्यक्ति हिमांशु पांसे की मौत भी हुई थी। तो खैर, 4 जनवरी 2025 को नांदेड़ की एक अदालत ने मामले में जीवित बचे सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया था। आपको ध्यान हो कि प्रज्ञा ठाकुर से लेकर और कर्नल पुरोहित तक बहुत सारे इसमें लोग शामिल थे। तो खैर, ये पहला मामला नहीं है जब आरएसएस से जुड़े रहे इतने बड़े लेवल के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए हों। आपको ध्यान हो कि आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता रहे भंवर मेघवंशी, जो कि राजस्थान से आते हैं, उन्होंने भी आरएसएस के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। पहले भी उन्होंने तो किताब भी लिखी, मैं एक कार सेवक था। ऐसे ही बात करें तो मतलब आरएसएस को लेकर बहुत सारे खुलासे होते रहे हैं। 2014 से पहले तो आपको ध्यान हो कि बहुत सारे ऐसे बम विस्फोट थे, मालेगांव का हो या और भी कई, जिसमें कथित तौर पर आरएसएस के से जुड़े हुए संगठनों और उनके नेताओं की भूमिकाओं पर सवाल उठे थे। और उसके बाद एक बार के लिए आपको ध्यान हो 2009 का जो चुनाव है भारत में, वो उसी की छाया में हुआ था। 2006 से लेकर 2008 के बीच में 2 साल लगातार बहुत सारे आरोप आरएसएस के ऊपर लगे थे बम विस्फोटों को लेकर। खैर, 2009 में बीजेपी और आरएसएस एक आइसोलेशन की स्थिति में भी दिखे और उस समय कांग्रेस और जो बाकी संगठन थे, उन्होंने सरकार बनाई। कांग्रेस को काफी बढ़त मिली थी। 2004 के मुकाबले ज्यादा सीटें उस समय देखने को मिली थी। तो खैर, ये अब तो इनकी सत्ता है और सत्ता में आपको पता ही है कि ये सब आरोपों से मुक्त हो चुके हैं। अपने 9 लोगों को बरी करवा चुके हैं। तो खैर, अभी ठीक है कि एक रिकॉर्ड के तौर पर उन लोगों के पास जो ऐसे लोग हैं जिनके थोड़ा अपन कह सकते हैं कि जिनमें थोड़ा हौसला है, उन लोगों की वो अब बोल पाते हैं, वो अभी भी बोल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री तो क्यों ही आपको पता है कि बैन लगाएंगे, या क्यों ही आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे, या बजरंग दल को, या बिल्कुल। विश्व हिंदू परिषद को। कर्नाटक के प्रियंक खड़गे एक बार के लिए स्टैंड दे रहे थे, लेकिन अभी वो पीछे हट गए हैं और वो बहुत मध्यम स्वर में बात। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़े तो उधर परिसीमन के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी में है तमिलनाडु सरकार। देखिए, तमिलनाडु के बारे में हम पिछले 2-3 साल से कई बार चर्चा कर चुके हैं कि एक ऐसा सूबा जहां पर फेडरलिज्म के बारे में सही जानकारी होना, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला का भी उन्होंने विरोध किया। हिंदी के विरोध को लेकर मैं आपको बहुत बार कबूतर वाली कहानी सुना चुका हूं। और तमिलनाडु मतलब उन सूबे में से एक है जिन सूबों की जो संघवाद की समझ है, जो फेडरलिज्म की जो समझ है, वो बहुत ऊपर लेवल की है। खैर, अभी आपको पता है कि जब से पेरिसिमन की बात चल रही है, तो उस समय हिंदी सूबों के दबदबे का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको गुरप्रीत हमारी
कई बार बात हुई है, जिसमें ये बात हुई है कि साउथ इंडिया के सूबे खासकर उसमें बहुत नुकसान में रहेंगे। उनकी सीटें भी उतनी उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगी और उनका जो एक भारतीय राजनीति पे दबदबा, हालाँकि वो पहले भी बहुत कम है। अभी आप देखिए कि आरएसएस बीजेपी को साउथ इंडिया से कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी वो सरकार में है, हुकूमत में है। तो ख़ैर कहीं न कहीं साउथ इंडियन सूबों को यही लगता है कि उनकी उनकी ताकत कम होगी। इस ख़ैर बेशक से विजय जब आए तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आइडियोलॉजी लेस हैं, उनकी आइडियोलॉजी नहीं होगी, लेकिन उस समय भी हम एक बात ज़रूर कह रहे थे कि उनको बेसिक जो तमिलनाडुइयन जो स्टाइल है, तमिल स्टाइल है, वो उसको तो अडॉप्ट करके रखना होगा। लैंग्वेज के ऊपर, फेडरलिज्म के ऊपर, कम से कम इन मुद्दों पे उनको एक स्टैंड रखना पड़ेगा। तो वही दिख रहा है कि उन्होंने एक अब स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो प्रस्ताव लाएँगे तमिलनाडु में और सीएम की मौजूदा सीटें रखने की मांग जो है वो बरकरार है। तो ख़ैर जो आप देख ही सकते हैं कि जो हिंदी सूबों के जो प्रभुत्व का जो खतरा है, वो साफ तौर पर साउथ इंडिया महसूस कर ही रहा है और कई बार हमने जो हिंदी शोरनिज़्म जिस हिसाब से चढ़ के आता है और जिस हिसाब से वो बाकी के लोगों को, नॉन हिंदी स्पीकिंग सूबों को या फिर नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों को जिस हिसाब से तंग करता है, परेशान करता है, तो उसके खिलाफ भी इसको आप बुलंद आवाज़ मानिए। जी। और इससे आगे बढ़े तो उधर हैदराबाद में एक लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एक समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध किया है। बच्चे पहले से ही इतने एक्टिव हो गए हैं कि वो उनको पता है क्या सही है, क्या गलत है। देखिए गुरप्रीत, ये कोई आम विश्वविद्यालय भी नहीं है। ये नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, एनएलएसएसआर इसको बोला जाता है और लॉ विषय में ये टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है और सरकारी यूनिवर्सिटीज आपको पता है। तो खैर इसमें साल 2026 के बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सीजीआई सूर्यकांत का विरोध किया है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा कुणाल कामरा के एक चुटकुले से, जो अभी हाल ही में मैंने उनका एक शो देखा, तो उसमें कुणाल कामरा कहते हैं कि मैं कम से कम उस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो नहीं खटखटाऊंगा जिसके पीछे सूर्यकांत खड़ा हो। तो सूर्यकांत का कार्यकाल आपको पता है, हालांकि 2027 तक है। सभी देश के अलग अलग जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब आप कह सकते हैं कि परेशान हैं और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट जाने से भी कतराते हैं। आपने उनकी कॉकरोचों की टिप्पणी तो खैर वायरल हो गई ज़्यादा, लेकिन महमूदाबाद वाले का जो प्रोफेसर महमूदाबाद का केस था उसमें देखिए, या और भी कई ऐसे केस आते हैं जिनमें वो जिस हिसाब से टिप्पणियां करते हैं। तो खैर मुझे लगता है कि हम कुछ दिन पहले एक 3 टर्म्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे। मैं आपको राजनीतिक विज्ञान की 3 टर्म्स की बात कर रहा था, जी। मीडियोक्रेसी, इडियटोक्रेसी। तो खैर ये कहना भी गलत होगा कि सूर्यकांत बहुत मीडियोकर हैं, बल्कि ये कहना सही होगा कि इडियटोक्रेसी का दौर चल रहा है और सूर्यकांत असल में मीडियोकर जज भी नहीं है। और ये इंडियन जुडिशरी का अपने आप में कह सकते हैं कि सबसे लो, जो सबसे निम्न स्तर चल रहा है। और मेरे को लगता है कि जो बच्चे हैं वो भी ये पहचान रहे हैं कि ये किस किस्म के जज हैं, इसलिए वो कम से कम अपने भाग्य, जिनसे उनका भाग्य तय होना है, काम करना है, वो डिग्रियां कम से कम उनके हाथ से तो नहीं लेना पसंद करेंगे। तो उसी उसी वजह से उनका विरोध हो रहा है। तो खैर छात्रों को बहुत बहुत सारे मामलों में उनसे आपत्तियां है। जी। और छात्रों को भी इस बात की बधाई है कि वो इतने सुचेत रहकर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और वो जानते हैं कि सही और गलत में फ़र्क कैसे किया जाता है। आगे बढ़े तो जेएनयू की बात करते हैं, जहां आदिवासी अधिकारों से संबंधित उमर खालिद की पुस्तक के ऊपर चर्चा रखी हुई थी, लेकिन उसको अभी रद्द कर दिया गया है। रद्द करने का कारण क्या है? देखिए गुरप्रीत, ये बड़ा अजीब है खबर पढ़ते हुए, बड़ा अजीब लग रहा है कि आपको पता होगा कि जो उमर खालिद हैं वो जेएनयू में ही रिसर्च स्कॉलर थे। उन्होंने जेएनयू से पढ़ाई की और जो उनकी ये किताब भी जो अब सामने आई है, जिसमें जो आदिवासी अधिकारों से संबंधित जो एक पुस्तक है, इसमें जो उनकी रिसर्च, जो उन्होंने पीएचडी के दौरान अपनी रिसर्च की थी, उससे जुड़ा ही लगभग मटेरियल है इस किताब में। जो ये कार्यक्रम है, ये मैं आपको बताऊं तो जो वहाँ का छात्र संघ है, वो ये कार्यक्रम करवाना चाहता था, लेकिन परमिशन जेएनयू के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने देने से मना कर दी। जी। पहले आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के लिए हॉल बुक हो गया था, लेकिन बाद में रद्द कर दिया। डीन ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे पास पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया है। तो खैर अभी जेएनयू ने अपने ऑफिशियल अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट भी किया है। तो खैर
अपनी पोस्ट में जेएनयू ने छात्रों द्वारा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सभागार में ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जमा किया गया फॉर्म साझा किया। फॉर्म में उद्देश्य वाले स्थान पर आवेदक ने लिखा था, आदिवासी दिवस के लिए सार्वजनिक परिचर्चा, पुस्तक चर्चा। फॉर्म से पता चलता है कि कार्यक्रम को आदिवासी दिवस के बाद पहले कार्य दिवस 10 अगस्त को आयोजित करने की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन बाद में इसको इसको नकार दिया गया। आपको ध्यान हो कि फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर नाम से उमर खालिद की अभी किताब आई। हालांकि उमर खालिद जेल में है, तिहाड़ में, पिछले 6 साल से तिहाड़ में है। हमारे दोस्त रहे हैं, हम लोग जेएनयू में काफी साथ हम घूमे हैं, दिल्ली में बहुत सारा एक्टिविज्म किया है। खैर कई बार बड़ा दुख भी होता है, जेएनयू जाते हैं तो हमें भी बहुत बुरा महसूस होता है कि हमारे इतने अच्छे दोस्त अभी जेल में बैठे हैं, और हम बाहर घूम हमारा हमारा बाहर घूमना भी हमें कई बार अपमान जैसा महसूस होता है। जी, इससे आगे बढ़ें तो बात झारखंड की करते हैं। वहां पर भी बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा की और आज मार्च था, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ है जो शायद दिल्ली में सबके साथ हुआ था। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का सामना करना पड़ा है। गुरप्रीत, दो स्टूडेंट प्रोटेस्ट, एक केंद्र की हुकूमत के खिलाफ दिल्ली में हुआ और अब एक झारखंड में चल रहा। क्या इन दोनों में कोई समानताएं हैं? समानताएं एक तौर पर दिखती हैं। जब आप हेडलाइंस देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, दोनों में कुछ समानताएं हैं। दोनों जगह छात्र हैं, दोनों जगह छात्र परेशान हैं, दोनों जगह छात्र आंदोलित हैं। लेकिन गणित इतना सीधा नहीं है। गणित इस मामले में थोड़ी कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ पेचीदगियां हैं। वो पेचीदगियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बिल्कुल, आज आपने सही कहा कि खबर के तौर पर खबर सामने यही दिख रही है कि सेम जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट मार्च की कॉल दी गई, स्टूडेंट्स ने मार्च किया, सेम ऐसे ही झारखंड में भी हुआ होगा कि विधानसभा घेराव की कॉल, और उसमें हजारों छात्र जमा हुए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक फर्क मैं देखता हूँ, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये आंदोलन खत्म हुआ था दिल्ली का, उसके बाद तुरंत बीजेपी समर्थित लोग झारखंड में वहां पर बैठ गए थे। झारखंड में आपको पता है कि अब की बार बड़ी मार्जिन से हेमंत सोरेन ने सरकार बनाई है, और वो आपको पता भी है कि वहां पर जो सरकार चल रही है वो गठबंधन की सरकार है। जिस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान का विकेट लिया गया, मुझे लगता है कि बीजेपी को भी ऐसा लगा कि हम हेमंत सोरेन की सरकार गिरा सकते हैं, और एक सूबा भी हमारे पक्ष में दोबारा कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर आपको ध्यान हो कि जब जो एक अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उसमें जो साझा उम्मीदवार था जो हेमंत सोरेन सरकार के अलायंस का, वो हार गया था, और क्रॉस वोट होके बीजेपी में गए थे। तो बीजेपी को वहां पर एक अवसर दिखा कि हाँ, वहां पर कुछ लोग टूटने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों को उन्होंने पैसे वैसे ऑफर किए होंगे, तो उनको लगा कि हाँ, अगर कोई स्थिति राज्य में ऐसी बन जाए जिससे सरकार गिर सकती है, तो वो अपना रहे हैं। तो खैर देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। हालांकि हेमंत सोरेन दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 98% जो छात्रों की जो बात है वो मान ली है। पर खैर वहां पर एक देवेंद्र नाथ महतो नाम से एक व्यक्ति हैं, वो छात्र नेता हैं। वो 9 दिन से भूख हड़ताल पर भी हैं। 10 किलो के आसपास उनका उनका वजन भी कम हो चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन की तुलना दिल्ली के जनजी आंदोलन से तो नहीं होनी चाहिए। खैर बहुत सारी समानताएं दिख रही हैं। समानताओं के इतर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की बलि ले सकते हैं। हेमंत सोरेन वही मुख्यमंत्री हैं जो आपको ध्यान हो कि साल 2024 में केजरीवाल के बाद उनको जेल डाला गया था, और वो सिर्फ 10 लाख रुपए की जमीन खरीद फरोख्त को लेकर उनको डाला गया था। ये भी मुझे उस समय बहुत हंसी आई थी कि एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को 10 लाख की जमीन के लिए जेल में डाला गया हो। हालांकि बाद में वो मामला फर्जी निकला और उनको जमानत मिल गई थी। तो खैर देखते हैं कि हेमंत सोरेन इस बार पाते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, समानताएं बहुत सारी हैं। जो जिन समानताओं के जिक्र से आपने खबर की शुरुआत की, वैसी समानताएं हमें इस प्रोटेस्ट में भी दिख रही हैं। जी, आगे बढ़े तो दिल्ली पुलिस की बहुत ज्यादा मुस्तैदी है इस बात में कि उन्होंने इंटरनेट गतिविधियों के ऊपर भी नजर रखने की तैयारी कर ली है यूजर्स की। देखिए गुरप्रीत, जो भारतीय पुलिस है वो हम खासकर कह सकते हैं कि भारतीय पुलिसिंग में जो खासकर दिल्ली पुलिस जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो काफ़ी पावरफुल होती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक एसओपी तैयार किया है, और एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होता है उसको एसओपी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो उस एसओपी में वो जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इंटरनेट पर किसी भी यूजर की गतिविधियों से जुड़े मेटा डेटा तक पहुंच सकते हैं। यानी कि बारीक से बारीक चीज के ऊपर नजर रख सकते हैं कि आप किसको व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं,
या किसको फेसबुक पर मैसेज कर रहे हैं या कौन सी चीज़ किस वेबसाइट पर आप सर्फ कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं। तो खैर ये बहुत भयानक भी है, और जो स्टेट जिस हिसाब का अपन कहें कि आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ये उतना डरावना भी है। खैर एसओपी दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड आईपीडीआर और डंप डेटा के विश्लेषण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है, और उसमें मेटा डेटा तक किसी यूजर की मेटा डेटा तक पहुंचा जा सकता है। तो खैर ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है घूम रहा है, और साइबर पुलिस कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो सेल है, साइबर सेल, वो काफ़ी ये बताया जा रहा है कि अब सशक्त हो गई है। जेनजीज के इस आंदोलन के बाद ये सब तो होना ही था। तो खैर ये पहले भी खबरें आती रही हैं, आपको ध्यान हो कि तकरीबन 110 लोगों के फ़ोन में भारत में पेगासस जो इजराइल से खरीदा हुआ सॉफ्टवेयर वो रहा है, जिसमें जो हुकूमत है, जो एजेंसियां हैं, वो लोगों के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस और व्हाट्सएप चैट्स वगैरह सब पढ़ते रहे हैं। तो जो ये आप कहें कि ये जो सर्विलांस है, ये कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ, अब ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस काफ़ी इस सर्विलांस में मजबूत होती दिख रही है। जी। और उधर बात पंजाब की करें तो पंजाब में विधानसभा के अंदर अभी नया एक बिल पास हो गया है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ। देखिए, अभी आपको पता है कि सरकार का आखिरी मॉनसून सेशन है। उसके बाद आपको, और आखिरी बजट तो खैर ये पेश कर ही चुके हैं सरकार के लिहाज से, तो आखिरी मॉनसून सेशन है। तो इस मॉनसून सेशन में जो पॉपुलिज्म की जो जितनी हदें हो सकती हैं, वो सब पार करने के लिए पंजाब सरकार आमादा है, वो आपको और हमको पता है। खैर इसके बाद हम एक सेशन और देख सकते हैं, शायद विंटर सेशन हो इस बार भी। तो खैर इसमें हालांकि ये सेशन लंबा नहीं है, मॉनसून सेशन, वो आपको पता ही है। आखिरी दिन है, और आखिरी दिन फीस रेगुलेशन बिल पास किया गया है। इस बिल के पास होने से स्कूलों पर पिछले 3 सालों में अभिभावकों के लिए 5% से ज़्यादा बढ़ोतरी वाले पैसे वापस करने की तलवार लटक गई है। हालांकि स्कूल भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाकर इस मामले पर स्टे लेकर आ चुके हैं। तो खैर देखते हैं कि इसमें स्थिति क्या होती है। मतलब एक तरफ कहें तो सरकार अपने हाथ में लड्डू रखने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीसों पर लगाम लगा रहे हैं, लेकिन उधर दूसरी तरफ इसी मामले के ऊपर स्टे ऑर्डर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से प्राइवेट स्कूल वाले लेकर आ चुके हैं। हरपाल चीमा ने आज सदन में पंजाब राज्य आउटसोर्स पर्सनल बिल 2026 भी पेश किया, और इस सर्विस बिल में हमने दो मुलाजिमों को 2 श्रेणी में बांटने का काम किया। उनका ये बयान है। और मुश्किल काम करने वाले मुलाजिमों के लिए 3 साल की शर्त रखी गई। इसमें बिजली कर्मी और सीवर कर्मी शामिल हैं, जबकि जो दूसरे श्रेणी के लोग हैं उनके लिए 5 साल में कार्यरत मुलाजिमों को रखा गया है। इन सब मुलाजिमों को सरकार सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लेगी, यानी कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि ठेकेदार के तहत आप कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर सरकार के साथ आपका सीधा मामला जुड़ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और ठेकेदारी सिस्टम, या कह लीजिए कि आउटसोर्सिंग सिस्टम में एक फर्क, बुनियादी फर्क यही है कि ठेकेदार बीच में कट उड़ा देता है, तो वो कम से कम, और कुछ सहूलतें भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ज़्यादा मिलती हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जो जॉब है वो आउटसोर्सिंग से तो ज़्यादा बेहतर है, ये मैं कम से कम कह सकता हूँ। खैर 65,000 आउटसोर्स कर्मचारी सीधे सरकार के अंडर में आ गए हैं, तो ये आप कह सकते हैं। तो खैर वैसे अपोजिशन, चाहे सुखपाल खैरा हूँ या फिर बात करें कि प्रगट सिंह हो, सब ये कह रहे थे कि ये सेशन लंबा होना चाहिए और पंजाब के कानून की व्यवस्था को लेकर या राजनीतिक चीज़ों को लेकर चर्चाएं होनी चाहिए थी। ऐसा हुआ नहीं। जो सेशन है वो 3 अगस्त को शुरू हुआ, 4 अगस्त, 5 अगस्त को, और 6 और 7 ये दिन रहे। बाकी तो आपको पता है बीच में फिर सैटरडे संडे भी आया। तो खैर सेशन छोटा ही था, तो देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। और बहुत बहुत सारी चीज़ें अब की बार आपको देखने को विधानसभा से नहीं मिल पाई इतनी। पंजाब एंड आप कह सकते हैं पंजाब विधानसभा की उस हिसाब से रिपोर्टिंग इस बार नहीं हुई। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।